नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। चिराग पासवान ने बढ़ा दी नीतीश की टेंशन, 94 सीटों पर ठोका दावा। जी हां दोस्तों, कुछ समय से चिराग नीतीश में अनबन की आ रही हैं खबरें। सीटों पर बात नहीं बनी तो अकेले चुनाव लड़ सकती है एलजेपी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने बिहार में एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। इससे बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार की दिक्कत बढ़ती दिख रही है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच अनबन की खबरें पिछले कुछ वक्त से लगातार आ रही है। दोनों नेताओं के बीच विवाद की दो वजह है। पहली वजह है सीटों के तालमेल का मुद्दा। फिर चाहे वह बिहार विधान परिषद की 12 सीटें हों और रिक्त सीटों पर राज्यपाल द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्यों का हो या फिर बिहार विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे का। चिराग पासवान की मांग है कि बिहार विधान परिषद में उनकी पार्टी को 2 सीटें दी जाएं और बिहार विधानसभा में कम से कम 43 सीटें दी जाएं। शुक्रवार को इस झगड़े को चिराग पासवान ने आगे बढ़ाते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में 94 सीटों पर दावा ठोक दिया है। शुक्रवार को चिराग पासवान ने ट्वीट कर कहा, मुझे खुशी है कि लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक में 94 विधानसभा पर बूथ लिस्ट सत्यापित कर संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजू तिवारी ने सौंपी है। साथ ही बाकी की 149 सीटों पर जल्द सूची सत्यापित कर जमा करने की बात कही है। लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के इस ट्वीट से साफ हो गया है कि वो किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है, फिर चाहे वह एनडीए से निकलकर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात ही क्यों ना हो। इस ट्वीट के जरिए चिराग पासवान ने बीजेपी और जेडीयू दोनों को संदेश दे दिया है कि अगर सीटों के तालमेल पर उनकी बात नहीं मानी गई तो वह एनडीए का दामन छोड़कर अकेले भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कोरोना काल में चुनाव नहीं, तेजस्वी को मिला चिराग का समर्थन। जी हां दोस्तों, इस साल अक्टूबर नवंबर के महीने में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। हालांकि कोरोना महामारी के कारण इसे टालने को लेकर भी आवाजें उठने लगी है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के बाद अब एनडीए गठबंधन में सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी महामारी के बीच चुनाव कराने को लेकर चिंता व्यक्त की है। शुक्रवार को एक के बाद एक किए गए ट्वीट में चिराग पासवान ने कहा कि वे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए उनकी तैयारी पूरी है, बावजूद इसके हम चुनाव के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने लिखा कि लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। 94 विधानसभा सीटों पर बूथ लिस्ट सत्यापित करने का काम पूरा हो जाएगा और बाकी की 149 सीटों पर भी जल्दी इसे कर लिया जाएगा। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, कोरोना के प्रकोप से बिहार ही नहीं पूरा देश प्रभावित है। कोरोना के कारण आम आदमी के साथ साथ केंद्र व बिहार सरकार का आर्थिक बजट भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में चुनाव से प्रदेश पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों ने इस विषय पर चिंता जताई है। एक अन्य ट्वीट में चिराग ने चुनाव आयोग से भी बिहार विधानसभा चुनाव के संबंध में सोचकर निर्णय लेने की बात कही। उन्होंने ट्वीट किया, चुनाव आयोग को भी इस विषय पर सोचकर निर्णय लेना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि चुनाव के कारण एक बड़ी आबादी को खतरे में झोंक दिया जाए। इस महामारी के बीच चुनाव होने पर पोलिंग परसेंटेज भी काफी नीचे रह सकते हैं, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष का आरोप, सरकार चुनाव में व्यस्त बिहार में कोरोना वायरस का संक्रमण राज्य के नए इलाकों के साथ ही वीवीआईपी इलाकों में भी पहुंच चुका है। इसको लेकर विपक्षी दल राजद और कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा था। इन दलों का कहना है कि सरकार महामारी को नियंत्रण में करने की बजाय चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है। बता दें कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि यह चुनाव के लिए सही समय नहीं है। अप्रत्याशित रूप से बिहार में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन राज्य सरकार इसको लेकर चिंतित नहीं दिख रही है। कैबिनेट, प्रशासन और पूरी सरकार चुनाव में व्यस्त है। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार आंकड़े छुपा रही है और अगर अभी भी नहीं जागी तो अगस्त सितंबर तक कोरोना बिहार में विस्फोटक रूप ले लेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का दावा, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू जेल से बाहर आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद चुनाव के पहले जेल से बाहर आ सकते हैं। इसकी संभावना बढ़ गई है। उन्होंने संकेत दिया कि अक्टूबर तक उनके बाहर आने की उम्मीद है। नेता प्रतिपक्ष गुरुवार को अपने पार्टी के जिलाध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। कहा कि आयोग ने साफ कह दिया है कि चुनाव समय पर ही होगा, लिहाजा तैयारी में तेजी लानी होगी। उन्होंने बचे हुए बूथों पर जल्द कमेटी बनाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि अब कोरोना के बीच ही चुनाव होना है, लिहाजा
सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा। सभी कमेटी के पदधारक खुद को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लें। उधर बाहर आने के बाद राजद के प्रमुख प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने भी कहा कि हम सबको लालू प्रसाद का इंतजार है, जमानत की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, भरोसा है कि चुनाव से पहले वे हमारे बीच रहेंगे। चुनाव की तैयारियों के लिए बुलाई गई बैठक के दौरान तेजस्वी ने भी नेताओं को आश्वस्त किया कि राजद प्रमुख जेल से निकलने वाले हैं। कोरोना पर सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि 100 दिन तक सरकार सोती रही, अब छिटपुट लॉकडाउन किया जा रहा है। यह साबित करता है कि राज्य सरकार विफल रही है। तेजस्वी ने कहा कि मेरा मानना है कि सरकार संक्रमण के अपने आप खत्म होने का इंतजार कर रही है। जब तक युद्ध स्तर पर टेस्ट, आइसोलेशन और इलाज नहीं होगा तब तक नियंत्रण नहीं होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने बिहार चुनाव 6 महीने बढ़ाने की मांग की, कहा एनडीए में भी नहीं है एक राय। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता और एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से लगे हैं, जबकि आम लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि निर्वाचन आयोग को चुनाव के समय के बारे में देखना चाहिए। आरजेडी ने भी चुनाव के समय पर सवाल उठाया है। चुनाव को अगर 6 महीने के लिए बढ़ाया जाए तो किसी को आपत्ति ही नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनडीए में भी चुनाव को लेकर एक राय नहीं है। राज्य की परिस्थितियां अभी चुनाव के लायक नहीं है, इस पर गौर होना चाहिए। बता दें कि आरजेडी के नेता लगातार चुनाव को कुछ समय के लिए टालने की मांग कर रहे हैं। बीते दिनों तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा था कि बिहार में जनता कोरोना से परेशान, सरकार जांच ठीक से नहीं कर पा रही है, वो सिर्फ चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 15 मिनट पहले एसटीएफ ने रोक दी थी आज तक की कार। विकास दुबे के एनकाउंटर पर राहुल कंवल का दावा। जी हां दोस्तों, कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे के कथित एनकाउंटर पर इंडिया टुडे के न्यूज डायरेक्टर और आज तक के एंकर राहुल कंवल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कथित मुठभेड़ से 15 मिनट पहले स्पेशल टास्क फोर्स के कर्मचारियों ने आज तक की गाड़ी को रोक दिया था, जो कि दुबे के साथ चल रही गाड़ियों के काफिले के पीछे ही थी। कंवल के ट्वीट्स के मुताबिक विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाने के दौरान हमारे संवाददाता काफिले के साथ साथ चल रहे थे। रात 10:30 बजे राजगढ़ में यूपी एसटीएफ ने रिपोर्टर की कार रोकी और उनकी चाबी निकाल ली। एनकाउंटर के ठीक 15 मिनट पहले काफिले के पीछे चल रही दूसरे पत्रकार की कार रोक दी गई। उसके बाद बूम। कंवल के अनुसार एनकाउंटर से पहले विकास दुबे एक टोल प्लाजा के कैमरे कैद हुआ, जिसमें वह टाटा सफारी में था। जो गाड़ी पलटी जिसमें विकास दुबे के होने की बात कही जा रही है, वह महिंद्रा TUV 300 है। पुलिस ने अपना गेम प्लान छुपाने की भी कोशिश नहीं की, हद है। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर से धराया विकास दुबे को कानपुर लाया जा रहा था। एसटीएफ और पुलिस की गाड़ियों के काफिले के पीछे उस दौरान मीडिया की गाड़ियां भी थी, जिनमें इंडिया टुडे ग्रुप की गाड़ी भी थी। गुरुवार रात 9:30 बजे के आसपास गाड़ियों का काफिला तेल भरने के लिए शाहजहांपुर और पचोर के बीच रुका। इंडिया टुडे ग्रुप के हिंदी चैनल आज तक की गाड़ी भी वहां कुछ फुटेज लेने के लिए रुकी। पचोर के 10 किलोमीटर आगे आज तक की गाड़ी ओवरटेक कर एसटीएफ वालों ने रुकवाई और पत्रकारों की गाड़ी की चाबी निकाल ली। चैनल के पत्रकार के अनुसार एसटीएफ कर्मियों ने मां नर्मदा ढाबे के किनारे गाड़ी रुकवाई थी, फिर ड्राइवर से धक्का मुक्की हुई थी, जिसके बाद कार की चाबी छीन ली गई थी। पत्रकार रवीश पाल सिंह ने इसके बाद एक सीनियर पुलिस वाले को फोन कर दखल देने के लिए कहा, जिसके बाद 61 किलोमीटर दूर इंडिया टुडे के एक दूसरे पत्रकार को चाबी लौटाई गई थी। बाद में शुक्रवार सुबह यानी कि दुबे के एनकाउंटर वाले दिन भी मीडिया चैनल की गाड़ी को चेकिंग के नाम पर रुकवाया गया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। विकास दुबे के एनकाउंटर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका, सीबीआई जांच की मांग। जी हां दोस्तों, गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में यूपी पुलिस की भूमिका की जांच की मांग की गई है। हालांकि याचिका कल गुरुवार देर रात कोर्ट में दायर की गई, जिसमें विकास दुबे का एनकाउंटर किए जाने की आशंका जताई की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील घनश्याम उपाध्याय का कहना है कि वो आज ही सुनवाई की मांग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में विकास को एनकाउंटर से बचाने की मांग की गई थी। इसके अलावा विकास के घर मॉल को ढहाने के मामले में FIR दर्ज करने और पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट से लग रहा है कि विकास दुबे ने महाकाल मंदिर में गार्ड को खुद ही जानकारी दी थी। उसने मध्य प्रदेश पुलिस को खुद ही गिरफ्तारी दी ताकि मुठभेड़ से बच सके। बता दें कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे आज सुबह 7:15 से 7:35 के बीच यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया। कानपुर पहुंचते ही विकास दुबे ने अपना इलाका जानकर यूपी एसटीएफ की टीम से पिस्तौल छीनने की कोशिश की, जिसके बाद
बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने विकास का पीछा किया तो विकास ने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग कर दी। फिर यूपी एसटीएफ ने भी जवाबी फायरिंग में और उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद यूपी एसटीएफ ने सेल्फ डिफेंस में विकास दुबे को मार गिराया। इस मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भागना ही था तो सरेंडर क्यों किया? विकास दुबे के एनकाउंटर पर कांग्रेस ने पूछे 13 सवाल। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर गुरुवार सुबह गिरफ्तार होने वाला गैंगस्टर विकास दुबे लगभग 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस के मुताबिक विकास की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसके साथ मौजूद 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। विकास दुबे ने उनका रिवॉल्वर छीना, भागने की कोशिश की। पुलिस की कार्रवाई में गोली लगी और अस्पताल पहुंचकर विकास दुबे की मौत हो गई। हालांकि राजनीतिक दल पुलिस की इस थ्योरी का गलत बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज तक से बात करते हुए कहा कि अगर विकास जिंदा रहता तो योगी सरकार चली जाती। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में लिखा, कई जवाबों से अच्छी है खामोशी उसकी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को बीजेपी सरकार के नेतृत्व में अपराध प्रदेश में तब्दील कर दिया गया है। विकास दुबे संगठित अपराध का एक मोहरा था। उस संगठित अपराध का सरगना असल में है कौन? विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अनेकों सवाल सार्वजनिक जेहन में खड़े हो गए हैं, जिनका जवाब आदित्यनाथ सरकार को देना होगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने 10 से ज्यादा सवाल खड़े किए हैं। मसलन, पहला, क्या विकास दुबे शासन में बैठे लोगों का राजदार था? क्या उसे सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों का संरक्षण प्राप्त था? दूसरा, विकास कौन से राज छुपा रहा था? तीसरा, विकास दुबे का नाम 25 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल क्यों नहीं था? चौथा, इस एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े होते हैं। अगर उसे भागना ही था तो उज्जैन में जाकर सरेंडर क्यों किया? पांचवा, मीडिया कर्मियों को एनकाउंटर स्पॉट पर जाने से क्यों रोका गया? छठा, विकास दुबे को पहले हवाई मार्ग से लाए जाने की बात चल रही थी, फिर बाद में इसे क्यों बदला गया? सातवां, विकास दुबे को एक्सीडेंट से पहले सफारी गाड़ी में देखा गया था। एक्सीडेंट दूसरी गाड़ी में हुआ, लेकिन अब कुछ और बताया जा रहा है। आठवां, विकास के एक पैर में लोहे की रॉड लगी थी, जो तो वो भाग कैसे सकता है? नौवां, अगर वो भाग रहा था तो पुलिस की गोली सीने में कैसे लगी? 10वां, घटना स्थल पर गाड़ी फिसलने के कोई निशान मौजूद क्यों नहीं थे? 11वां, विकास अगर भाग रहा था तो उसके कपड़े सूखे कैसे थे? कीचड़ के निशान क्यों नहीं थे? 12वां, विकास दुबे का एनकाउंटर सच्चाई का एनकाउंटर है, जिससे सच छुपाया जा सके। और 13वां, विकास के पीछे खड़े लोगों के चेहरे को सार्वजनिक कर ही कानपुर शूटआउट में शहीद हुए जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पूरी इंटेलिजेंस की नाकामी है गलवान में चीनी घुसपैठ और खूनी झड़प, तुरंत बदले खुफिया तंत्र। 140 मिलिट्री वेटरन्स ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, 140 से अधिक पूर्व सैन्य अधिकारियों ने पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में चीन द्वारा की गई घुसपैठ के बारे में जवाब देने की मांग की गई है। इसके साथ ही चिट्ठी में 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के लिए राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य स्तर की नाकामी को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस चिट्ठी में पीएम मोदी के उस बयान का भी खास तौर पर उल्लेख किया गया है, जिसमें उन्होंने भारतीय सीमा में किसी भी घुसपैठ की बात से इनकार किया था। चिट्ठी में सैन्य अधिकारियों ने कहा कि पीएम के बयान की बीजिंग ने उल्लेख करते हुए पूरी गलवान घाटी पर अपना दावा पेश कर दिया था। हालांकि बाद में पीएमओ की तरफ से साफ किया गया था कि पीएम मोदी ने जो बयान दिया है गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद की स्थिति को लेकर दिया गया था। चिट्ठी में कहा गया है, अस्पष्ट, मौखिक और विरोधाभासी बयान का चीन ने फायदा उठाया। चिट्ठी में पूर्व सैन्य अधिकारियों ने मांग की है कि राजनीतिक नेतृत्व और राष्ट्रपति तथ्यों की जांच के लिए एक समिति बनाए, जो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ, जमीन कब्जाने की जांच करे और एक तय समय में अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करें। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार यह चिट्ठी पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल एल रामदास के द्वारा लिखी गई है, जिसके 143 पूर्व सैन्य अधिकारियों ने समर्थन किया है। इस चिट्ठी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों को भी संबोधित किया गया है। चिट्ठी में कहा गया है कि गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प एक या अनेक जगह पर राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक और मिलिट्री नेतृत्व की नाकामी हो सकती है। चिट्ठी में देश की खुफिया व्यवस्था को फिर से अपग्रेड भी करने की मांग की गई है। साथ ही मांग की गई है कि भारत चीन विवाद पर सरकार की तरफ से बयान जारी कर स्थिति साफ की जाए। पूर्व सैन्य अधिकारियों ने मांग की है कि भविष्य में ऐसी किसी स्थिति में औपचारिक बयान जारी किए जाने चाहिए, ताकि जनता के बीच किसी तरह के संदेह की स्थिति ना पैदा हो और कोई अन्य देश इस बात का फायदा ना उठा सके। चिट्ठी में कहा गया है कि हम राजनीतिक नेतृत्व से अपील करते हैं कि हमारे विविधतापूर्ण राष्ट्र को सेक्युलर आधार पर एकजुट रखा जा सकता है। लोगों का जाति, धर्म के आधार पर बंटवारा हतोत्साहित करना चाहिए और इसे लेकर
लेकर पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। चिट्ठी में चीन और पाकिस्तान समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद सुलझाने की अपील की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अंतिम वर्ष की परीक्षा पर छात्रों के समर्थन में आए राहुल गांधी, कहा परीक्षा रद्द कर छात्रों को किया जाए पास। जी हां दोस्तों, विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का विरोध कर रहे छात्रों का कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने समर्थन किया है। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए IIT जैसे संस्थान परीक्षाएं रद्द कर छात्रों को पिछले प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट कर रहे हैं। वहीं UGC इसे लेकर छात्रों के बीच भ्रम पैदा कर रहा है, जो ठीक नहीं है। उसे भी परीक्षाएं रद्द कर छात्रों को पिछले प्रदर्शन या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही प्रमोट करना चाहिए। राहुल गांधी ने UGC के फैसले के विरोध में देश भर में चलाए जा रहे छात्रों के अभियान का शुक्रवार को एक वीडियो जारी कर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि UGC को छात्रों की आवाज सुननी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज अपने ट्विटर पर स्पीक अप स्टूडेंट्स का कैंपेन लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने हिंदी में ट्वीट करते हुए लिखा कि आइए #स्पीक अप फॉर स्टूडेंट कैंपेन से जुड़े। बता दें कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 6 जुलाई के अपने आदेश में कहा है कि परीक्षाएं सितंबर के अंत में कराई जाएंगी। गृह मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। गौरतलब है कि UGC ने हाल ही में अपनी संशोधित गाइडलाइन जारी कर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को जरूरी बताया। साथ ही कहा कि यह रद्द नहीं होगी। उन्होंने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से इसे सितंबर अंत तक कराने का मौका दिया है। हालांकि छात्रों का कहना है कि जिस तरीके से वह पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को आंतरिक आकलन के आधार पर प्रमोट कर रहे हैं, उसी तरीके से उन्हें भी प्रमोट किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में रात 10 बजे से 55 घंटे का लॉकडाउन। घर से निकलने से पहले जान ले जरूरी बातें। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार ने आज 10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। राज्य में 3 दिन के पूर्ण लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामानों की आपूर्ति जारी रहेगी। जानकारी के मुताबिक 10 से 12 जुलाई तक राज्य में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के अभियान चलाया जाएगा। शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक के लिए सभी कार्यालय, बाजार, कारखाने बंद रखने का आदेश मुख्य सचिव RK तिवारी ने दिया है। आखिर 3 दिन का ही लॉकडाउन क्यों? राज्य सरकार ने 3 दिन या 55 घंटे के लॉकडाउन के लिए ऐसा समय चुना है जब खास तौर पर सरकारी कामकाज प्रभावित ना हो। महीने के दूसरे शनिवार और रविवार को भी सरकारी ऑफिसों में छुट्टी रहेगी। आपको बता दें कि सोमवार की सुबह 5 बजे तक गतिविधियों पर रोक रहेगी। उसके बाद स्थिति सामान्य कर दी जाएगी। लॉकडाउन के लिए जारी हुई ये गाइडलाइन उत्तर प्रदेश में सभी कार्यालय, शहरी व ग्रामीण, बाजार, गल्ला मंडी, कारखाने बंद रहेंगे। हालांकि स्वास्थ्य, चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह चलती रहेंगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी और डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस दौरान रेलवे का आवागमन भी पहले की तरह ही रहेगा। ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के लिए बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश परिवहन निगम करेगा। रेल यात्रियों के मूवमेंट के लिए लगी बसों के अलावा परिवहन निगम की अन्य बसों का प्रदेश में संचालन प्रतिबंधित रहेगा। घरेलू और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं चालू रहेंगी। मालगाड़ियों के आवागमन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। साथ ही इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप और ढाबे खुले रहेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।